जय हिंद मिस्टर भाई, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचुरल पेरिस सिटी। माय डियर ब्रो, आज के एपिसोड में मोहतरमा संघमित्रा एक ऐसा नाम है जो शायद देश में कोई न जानता हो। बदायूं से सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी से। तो आज मोहतरमा संघमित्रा की कहानी, संघमित्रा की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। जी मोहतरमा जी नमस्कार। कैसी हैं? बहुत अच्छे। भाजपा के कार्यकर्ता तो बहुत जोशीले होते हैं, आप बहुत धीमे बोल रही हैं मैम। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भी कार्य को जोश में करती हूँ। इस वक्त थोड़ा अस्वस्थ हूँ, इसलिए ऐसे आवाज लग रही होगी आपको। अदरवाइज मैं भी जोश में ही काम करती हूँ। सुबह से लगातार कई कार्यक्रमों को भी मैं कर चुकी हूँ। ओके, अच्छा मैम, प्रोग्राम का नाम शिवा राठौर के तीखे सवाल है और मेरी पहचान भी इसी से है। और मैं आगरा से स्पेशली आप ही के लिए आया हूँ, तो मैं पूछूंगा जरूर। अच्छा ये बताइए, तो आज की तारीख में देश में आग बिल को लेके जो आग लगी हो, आग बोले तो रेलें जलाई जा रही है, बसें जलाई जा रही है, मोटरसाइकिल स्कूटर जलाई जा रही है, करोड़ों मतलब अरबों रुपए की संपत्ति, 700 करोड़ की अकेले बिहार में संपत्ति स्वाह हो गई। भारत सरकार ने जो स्कीम लागू की, ऐसा नहीं लग रहा है कि उसमें कुछ जल्दबाजी कर दी? बताएं। देखिए, कोई भी स्कीम जल्दबाजी में नहीं आती है। निश्चित तौर पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दूरदर्शी सोच के हैं और कहीं ना कहीं उन्हें कुछ दूरदर्शिता दिखी होगी, लगी होगी, तभी वो माननीय रक्षा मंत्री जी से बात करके ये स्कीम लाई गई है। आज सरकार के साथ अगर हम कहें कि हम नौ युवकों में भी जोश बड़ी जल्दी आ जाता है तो शायद गलत नहीं होगा, और उस जोश में हम नुकसान अपना करते हैं। निश्चित तौर पर अगर हम सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो चीजें सरकार बजट से लाती है और आगे कुछ और करने का विचार करती है। हम उसी को नुकसान करेंगे तो फिर सरकार उसी पर पैसा लगाएगी, हम आगे नहीं निकल पाएंगे। तो हम युवाओं को भी सोचना चाहिए कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना करके किसी भी स्कीम के आने पर उस पर सोचना चाहिए, समझना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, उसके बाद रिएक्शन करना चाहिए। और मैं अग्निवीर को ये भी नहीं कहूंगी कि सरकार ने जल्दबाजी में करके किसी पर थोप दिया हो, क्योंकि ये एक तरह का हम ये भी कह सकते हैं कि एक कोर्स की तरह हम इसे कर सकते हैं। बहुत से ऐसे कोर्स होते हैं जो हम डिप्लोमा लेके बैठते हैं, डिग्री लेकर के बैठते हैं। अगर एक मौका हमें सरकार दे रही है तो एक डिप्लोमा या डिग्री की तरह हम इसे भी करके क्यों ना बैठे। हर कोई चाहता है कि हमारे पास अच्छी अच्छी डिग्रियां हो। मैं खुद एक MBBS डॉक्टर हूँ और MBBS डॉक्टर के बाद में मैंने खुद LLB भी करना शुरू किया। अब वो इत्तेफाक है कि मैं राजनीति में आ गई, सांसद बन गई, तो इस वजह से मेरा LLB आधर में लटक गया। लेकिन बहुत से ऐसे युवा हैं, बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और कई डिग्रियों के साथ में कि जब जहां मौका मिलेगा हम उस क्षेत्र में चले जाएंगे। तो हमें लगता है हमारे नवयुवकों को, हमारे छोटे भाई बहनों को भी इस स्कीम का फायदा उठाना चाहिए, इसमें उन्हें जाकर के ट्रेनिंग लेना चाहिए और जहां मौका मिले इस ट्रेनिंग का उन्हें उपयोग करना चाहिए। एक मैं ये कहूँगा कि युवाओं से जब हम मालूमात किए तो वो ये कहते हैं कि 4 साल के बाद, ये 7 साल का भी हो सकता था, 10 साल का भी हो सकता था, ये 4 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, क्योंकि हम तो रिटायर होके आ गए और हम फिर क्या बिजनेस करेंगे। ये सोल्यूशन कैसे उनका? देखिए, सरकार ने ये बाध्य नहीं किया है कि आप 4 साल के बाद कुछ नहीं कर सकते हो, आप रिटायर हो गए मतलब रिटायर हो गए, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। आप उस 4 साल के कोर्स को कहीं पर भी क्षेत्र में जाकर के, चाहे वो पुलिस में जाकर के या अन्य क्षेत्रों में जाकर के, आप उसका सदुपयोग कर सकते हो। कहीं पर ये बाध्यता नहीं है कि 4 साल के बाद आपका रिटायरमेंट होना तय है, आप किसी भी क्षेत्र में उसका उपयोग नहीं कर सकते हो। तो ये सोच करके कि हम 4 साल में रिटायर हो रहे हैं, ये हमारी सोच गलत है। मैंने जैसा कि अभी कहा भी कि मैं खुद एक MBBS डॉक्टर हूँ। MBBS करने के बाद इंटर्नशिप से पेमेंट मिलना शुरू हो जाता है।
अब कुछ इंटर्नशिप करने के बाद MS MD करते हैं, कुछ MBBS में ही संतुष्ट होकर के अपना CSC PSC पर चले जाते हैं। तो अगर हम ये कह लें कि इंटर्नशिप के बाद हमारी तनख्वाह जो मिल रही है वही तक हम सीमित हैं, तो ये शायद हमारी सोच को छोटा करेगा। हम उससे बड़ा सोच सकते हैं, हम इंटर्नशिप के बाद और आगे जाकर के कहां से किस तरह से हम अच्छा अर्न कर सकते हैं, अपना सेवा देश के लिए कर सकते हैं, किस तरह से, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये स्कीम भी उसी तरह से है, हम 4 साल उसमें सेवा करके जो अर्न कर रहे हैं वो अर्न कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम किस तरह से देश की सेवा कर सकते हैं उसमें भी रास्ते खुले हुए हैं, कहीं पर भी पूरी तरह से रास्ते बंद नहीं है। सवाल तो ये है, अगर ये सोचा समझा और कंप्लीट तैयारी के साथ प्लान था जो समाज में इसे लॉन्च किया गया, तो फिर जो फर्स्ट बैच के लिए 5 साल का और सेकंड बैच के लिए 3 साल का जो आयु का जो वो दिया जा रहा है, तो वो क्यों? कि हम कोई भी सिलेबस करते हैं, हम बहुत दूर नहीं जाए, BA BSc भी साल की बाध्यता होती है। पहले B.Ed होता था, आज D.Ed हो गया है, उसमें भी साल की बाध्यता पहले कुछ थी, आज कुछ हो गई है। लेकिन इसका मतलब तो नहीं है ना कि आप वहीं पर रुक गए, आप आगे बढ़ रहे हो। उस कोर्स के लिए आयु सीमा रखी गई है। आज तो स्कूलों में बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं, तो मिशनरी स्कूलों में अगर एक दिन भी बच्चे की एज ज्यादा हो गई तो मिशनरी स्कूल एडमिशन नहीं लेता है, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? चलिए, मैं मानता हूँ मोहतरमा, आपने बड़ा गजब बड़े टेक्निकल तरीके से जवाब दिया है। अच्छा ये बताइए, जो 10% जो आरक्षण दिया गया, जो इतना बड़ा उबाल आया, तूफान आया, देश एक आग में जल गया, उसके बाद जो आरक्षण की जो बात की गई है, जो विभागों में जो आरक्षण 10% रहेगा, आगे भी होगा, ये बात में क्यों कहा गया? तब तक तो देश में हजारों करोड़ की संपत्ति स्वाह हो गई। आरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार जिनको भी जरूरत है उन्हें मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में अगड़ों को जिन्हें आरक्षण नहीं मिलता था उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10% का आरक्षण मिल रहा है, और जो आरक्षण अभी खत्म होने को था 10 साल बाद जो होता है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कभी भी किसी के भी हक और अधिकार को छीनना नहीं चाहती है, वो उन्हें देना चाहती है। और जब उन्हें लगा कि यहाँ पर आरक्षण होना चाहिए तो उन्होंने आरक्षण को रखा। और ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाद में स्टेप लिया, ये स्टेप पहले के थे, लेकिन जब तक लोग समझ पाते तब समझाया जाता उन्हें, उससे पहले ही लोगों ने अपना आक्रामक रूप दिखा दिया। तो पार्टी को या ये कहिए कि हमारे सरकार को, विभाग को उस चीज को विस्तार में लाना पड़ा, और जब विस्तार में आया तो उसमें दिखाई दिया कि वो 10% आरक्षण उसमें है। पहले वो चीज विस्तार में नहीं आई थी, क्योंकि ये किसी को नहीं पता था कि इस तरह से हमारे युवा सड़क पर उतर आए। विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष मैं कहूँगा शांत सा हो गया था। ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक नारियल हाथ में दे दिया, जंतर मंतर पे जाके वो बजा रहे। देखिए, विपक्ष के पास भी मुद्दा होना चाहिए शोरगुल करने के लिए, वो विपक्ष में है ये दिखाने के लिए। आज विपक्ष मुद्दा विहीन है, क्योंकि चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो हर किसी की चिंता कर रही है और हर किसी के हक अधिकार को दिलाने का काम कर रही है। तो विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है जिसपे वो हा उल्ला करे और सरकार को घेरे। तो निश्चित तौर पर वो शांति से दिखाने के लिए कि हम भी विपक्ष में हैं, इसलिए वो जंतर मंतर पे जाके बैठ जाते हैं। अजी मोहतरमा, आपने बड़े, मैं तो ये कहूँगा कि विपक्ष तो ये कहता है कि महंगाई से, बेरोजगारी से ध्यान बांटने के लिए विपक्ष के पास तो बहुत कुछ था, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई न कोई ऐसा नया सिफूगा छोड़ देती है जिससे कि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए। टाइम नहीं रखता हूं मोहतरमा। देखिए, विपक्ष जब मुद्दा विहीन होता है तो वो कोई ना कोई आरोप लगा ही देता है। कभी ये कह देता है कि इस राज्य का चुनाव आ रहा है इसलिए केंद्र सरकार ने ऐसा फैसला लिया, कभी उस राज्य में चुनाव आ रहा है इसलिए ये फैसला लिया। तो वो तो देखता है कहाँ पे समीकरण कैसे सेट हो रहा है और हम उसको जो है उड़ा दें, अफवाह फैला दें। लेकिन उसमें भी वो विफल हो जाते हैं, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है
कि हमारी सरकार सबको साथ में लेके चल रही है। जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उसी हिसाब से कार्य कर रही है। इसलिए विपक्ष मुद्दा भी है। 1000 से पार सिलेंडर हो गया, 100 के पार पेट्रोल हो गई, और 2 करोड़ जो लोगों को रोजगार देने की आपने बात की थी, वो तो पूरा नहीं हो पाया ना। देखिए, बेरोजगारी या महंगाई एक दिन की नहीं होती है। निश्चित तौर पर बेरोजगारी की यदि हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पे ही हमारे युवा साथी, युवा भाई बहन बेरोजगार हुए। ये बेरोजगारी पहले से भी चली आ रही है। अगर पहले भर्तियां समय पर हर विभाग में हो रही होती, हमारे युवाओं को जगह जगह पर नौकरियां मिल रही होती, तो वो संख्या बढ़ी नहीं होती। और जब वो संख्या ज्यादा नहीं होती तो आज हमारी सरकार भी उस आंकड़े को पार कर गई होती। आज हम उस आंकड़े पर पहुंच पा रहे हैं जो पहले की सरकारों ने अधूरा छोड़ा था। उस कार्य को हम करके आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस हिसाब से संख्या बढ़ रही है, हम कार्य को कर रहे हैं और धरातल पर कर रहे हैं। हम सिर्फ आंकड़ों के साथ में कि हमने ये कर दिया वो नहीं करते हैं। हम धरातल पर कार्य को करते हैं और उसी का नतीजा है कि आपने 14 के बाद देखा, 17 देखा, 19 देखा और अभी आप 22 देख रहे हैं। आने वाले 24 में भी आप देखेंगे। पिताजी समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में आप हैं, कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, परिवार और पार्टी, मैं पहले भी कही हूँ कि परिवार अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह है। मैं पार्टी में पार्टी के दायित्वों को निर्वहन करते हुए जिस तरह से पहले मैं पार्टी की कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रही थी, आज भी कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। और परिवार की यदि बात करें तो मैं उनकी बेटी हूँ और वो ब्लड में है। उनकी बेटी होने से हमें कोई अलग भी नहीं कर सकता है। और ये सिर्फ हमारे नहीं, तमाम ऐसे परिवार हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ 2 ही है, बहुत से ऐसे परिवार हैं, अगर सदस्य 4 है तो 4-4 पार्टियों में है। तो ये परिवार और पार्टी दोनों अलग विषय हैं और दोनों को अलग रखना भी चाहिए। आपने बेशकीमती समय में से जो शिवा राठौर कीर्ति के सवालों के लिए बड़े शालीनता के साथ जो जवाब दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप।